हेलो फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है ये क्लास 9th वर्क एनर्जी एंड पावर का है। और वर्क एनर्जी एंड पावर के 3 वीडियो हमने बनाए हैं, जिसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड है। तो लगभग फर्स्ट वीडियो स्पेशली फॉर वर्क है, पॉजिटिव वर्क, ज़ीरो वर्क, नेगेटिव वर्क एंड सो ऑन। थ्योरी पूरी पोर्शन है। सेकंड वाला वीडियो एनर्जी के ऊपर है, जैसे कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क एनर्जी and two types of the energy, kinetic energy, potential energy. Although there were so many types of the energy, but in detail only two special energies which are explained in detail: kinetic energy and potential energy. And third video was about the power, rate of doing work or consuming energy is called power. P is equal to W by T. This is third video was about the power, and this video is only for the questions. बुक के अंदर जो क्वेश्चन है वो और एक्सरसाइज में क्वेश्चन है वो भी, तो वो मैं एक एक करके सब समझाऊंगा, और हो सकेगा तो उसका डायग्राम भी बना के समझाएंगे। और देखो, उसके पहले आपको थोड़ा सा याद रखना है, मैं आपको थोड़ा डिटेल बता दूं ताकि ये वीडियो पढ़ते समय आपको दूसरे वीडियो ना देखने पड़े, अगर आप पढ़ चुके हो थोड़ा तो, नहीं तो फिर आपको देखना पड़ेगा, है ना। तो मैं मोटे मोटे फार्मूले लिख देता हूँ, है ना। बस फिर शुरू करते हैं। वर्क डन, या इसको हम शॉर्ट में W कहेंगे, इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। और देखो, अगर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हो या 0 से बड़ी हो लेकिन 90 से छोटी हो, तो वर्क डन हमेशा पॉजिटिव होगा, यानी एफ एस और कॉस की वैल्यू जो है 0 और 90 के बीच में हमेशा, अगर इसकी वैल्यू हम 0 to 90 के बीच में लेंगे तो ये वैल्यू हमेशा, थीटा की वैल्यू, तो ये हमेशा वैल्यू पॉजिटिव रहेगी, यानी ये वैल्यू होगी पॉजिटिव, यानी एफ एस मल्टीप्लाई पॉजिटिव वैल्यू, है ना। तो क्या आएगा, एफ एस पॉजिटिव आ जाएगा, है ना। यहाँ पर हमेशा पॉजिटिव होगा, और जब पॉजिटिव होगा स्पीड इंक्रीजेस, स्पीड इंक्रीजेस। ये जरूरी नहीं है आपकी किताब में ये बताना, लेकिन अगर वर्क पॉजिटिव है तो क्या मतलब है, एक एग्जांपल भी लेते हैं। मान लो थीटा की वैल्यू आपकी है 0 डिग्री, तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ एस कॉस 0 डिग्री, तो यानी एफ एस कॉस 0 की वैल्यू 1 या 1 हो गया, तो इसकी वैल्यू हो गई एफ एस। तो ये वर्क डन पॉजिटिव है, तो ये वर्क डन हो गया पॉजिटिव। शॉर्ट में बता रहा हूँ, अगर पूरा समझना तो आपको वीडियो देखना पड़ेगा, और बहुत अच्छी तरह से डिटेल समझाया है। और किताब में जो है उससे, किताब में इनकम्प्लीट है, उसको हमने पूरा एक्सप्लेन करके समझाया, वीडियो देखें प्लीज। अब सेकंड बता है, अगर थीटा की वैल्यू मान लीजिए 90 डिग्री है, तो वर्क डन एफ एस कॉस 90, तो कॉस 90 की वैल्यू 0 होगी, मतलब 0 हो जाएगी, 90 की वैल्यू 0, कॉस 90 की वैल्यू 0, कॉस 90 डिग्री वैल्यू 0, तो ये हो जाएगा एफ एस मल्टीप्लाई कॉस 90 की वैल्यू 0, यानी वर्क डन 0। अगर 0 है तो देयर इज नो इफेक्ट ऑफ वर्क डन ऑन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट विल बी डिट्टो, डिट्टो मीन सेम, वैसे वैसे रहेगी। ऑब्जेक्ट में ना तो चेंज होगा, ना वो मतलब ना स्पीड होगा, स्पीड उसकी कम होगी ना तेज होगी, जैसी है वैसी रहेगी। लेकिन अगर वर्क डन पोस्ट निगेटिव है, तो मान लीजिए थीटा की वैल्यू अगर 90 से बड़ी हो लेकिन 180 से छोटी भी हो सकती है, बराबर भी, तो वर्क डन इक्वल टू हो जाएगा एफ एस कॉस की वैल्यू यही वाली हम रखेंगे, क्या, थीटा की वैल्यू 90 to
180 से छोटी या बराबर, तो इसकी वैल्यू हमेशा निगेटिव आएगी, माइनस एफ एस आएगी। कैसे? अब मान लीजिए थीटा इक्वल टू -180 लिख दिया हमने, तो इसको हम क्या लिखेंगे बेटा? W इक्वल टू एफ एस कॉस -180 डिग्री। क्या आ गया? एफ एस कॉस 180 डिग्री -1, ये कॉस 180 डिग्री है, प्लस का है, इससे कोई मतलब नहीं। थीटा की वैल्यू यहाँ प्लस है, उससे ये है, देखो कॉस 180 डिग्री वैल्यू -1 होता है, तो माइनस एफ एस। अब अगर वर्क डन माइनस एफ एस है, निगेटिव है, तो इसका क्या मतलब होता है? स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट डिक्रीजेस। एक चीज और ध्यान रखिए, ये जो हमने पढ़ाया है 9th में पूरा नहीं था। 9th में केवल इतना है कि अगर किसी वस्तु पे फोर्स लगाया जाए और जिस डायरेक्शन में फोर्स लगे उस डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट हो, उस डिस्प्लेसमेंट का और लगाए गए फोर्स का प्रोडक्ट वर्क डन के बराबर होता है। तो ये तो एक केस है इसका, बाकी इसका फार्मूला होता है W इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। तो ये हमने किया पूरा डिटेल में, ठीक है? तो ठीक है, समझते हैं आगे। और देखिए, ये तो हो गया। अब एनर्जी की बात करें तो काइनेटिक एनर्जी होती है, ये मैं सवाल करने के लिए फार्मूले लिख रहा हूं, हाफ mv²। और पोटेंशियल एनर्जी होती है mgh। और देखो चेंज मतलब वर्क एनर्जी थ्योरम एक होती है, जो किताब में लोग पढ़ाते नहीं है, उसको बताते नहीं, करते सवाल इसी से है। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होती है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू वर्क डन, ये होता है। अब मान लीजिए काइनेटिक एनर्जी है, फर्स्ट काइनेटिक एनर्जी F, यानी काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, फाइनल सॉरी, माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। तो फाइनल में से इनिशियल घटाएंगे, यानी हाफ mv² माइनस हाफ mu²। ये फाइनल क्यों है? क्योंकि ये वेलोसिटी फाइनल है, या u इनिशियल है, इसलिए काइनेटिक एनर्जी इनिशियल है। अब इसको शॉर्ट में लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि लंबा करें भाई, हाफ m और v² माइनस u²। ये v² जो है फाइनल वेलोसिटी है और u जो है इनिशियल वेलोसिटी है। इतना अपना हो गया। और क्या है? और देखो एक चीज और भी है, पावर का जब हम सवाल करेंगे, जरूर नहीं कि आज ही हो, लेकिन पावर का जब भी हम सवाल करेंगे तो पावर बराबर होता है वर्क डन बाई टाइम। इसको हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, तो वर्क डन W बराबर वर्क डन W, सॉरी पावर को P लिख दिया और वर्क डन को W लिख दिया और टाइम को T लिख दिया। अब ये वर्क डन हो गया। अच्छा, W इक्वल टू, यानी जो वर्क डन होता है वो एनर्जी के बराबर होता है, तो हम चाहें तो W की जगह E भी लिख सकते हैं। ये इतना आपको समझना है। और एक चीज है, 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट आवर इक्वल टू होता है 3.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁶ जूल। ये हमने आपको सवाल करने के लिए बताया है। अगर आपको लगता है कि पूरा डिटेल समझा रहा है, ऐसा नहीं, मैं आपको सवाल करने के लिए इतना बता दिया है। अब आपको मैं सवाल बताऊंगा, ठीक है? ठीक है। अब आप देखो, ये टेक्स्ट क्वेश्चन है, टेक्स्ट क्वेश्चन है, और टेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम क्या करेंगे? पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे, तरीके समझेंगे, बहुत आराम से करेंगे सवाल। अगर आपको दिमाग लगेगा, सिंपल है क्वेश्चन। देखो क्या कह रहा है बेटा, अ फोर्स ऑफ 7 न्यूटन एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट। इसके लिए हम क्या करें? एक डायग्राम बना लें। मान लो ये है अपना रो, मतलब मान लीजिए कोई भी ग्राउंड है ये, या मान लीजिए कोई टेबल का ऊपर वाला सरफेस है जिसपे एक ऑब्जेक्ट रखा है। कौन सा ऑब्जेक्ट है? ये हम मान सकते हैं कि
वुड का ब्लॉक है, लकड़ी का एक टुकड़ा है, और चूंकि इसके 3D वाला टाइम बनाएंगे तो देखो अ फोर्स ऑफ 7 न्यूटन, तो देखो यू फोर्स लग रहा है, F बराबर 7 न्यूटन। अच्छा, फोर्स जो है, एक्सेलरेशन, फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, ये सब वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन अभी हमें न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए। तो F इक्वल टू 7 न्यूटन है, द डिस्प्लेसमेंट इज 8 मीटर, यानी ये ऑब्जेक्ट यहाँ धक्का मारा, हमने पुश किया, इसको धक्का मारा या फोर्स लगाया, तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर आ गया। अब ये ऑब्जेक्ट जब यहाँ पे आ गया तो इसका मतलब फोर्स तो अभी लग ही रहा है ना इसके ऊपर, ऐसे लग रहा था, तो ये फोर्स इसको यहाँ तक लाके कर दिया। लेकिन यहाँ डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, इसको हम एस भी लिख सकते हैं, एक्स भी लिख सकते हैं, जो भी आप समझे। तो वर्क डन बराबर फार्मूला क्या होता है, एफ एस कॉस थीटा। अब आप देखो ये फार्मूला बड़े फायदे का है। देखो फोर्स का डायरेक्शन क्या है, देखो बेटा फोर्स का डायरेक्शन देखो, मैं दिखा रहा हूं इधर, ध्यान देना, फोर्स का डायरेक्शन ये है, फोर्स का डायरेक्शन, और बेटा देखो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन ये है। अब देखो दोनों का डायरेक्शन एक ही तरफ है, इनके बीच का एंगल क्या होगा, थीटा बराबर 0 डिग्री होगा। अच्छा, cos 0 की वैल्यू क्या होती है बेटा, cos 0 डिग्री की वैल्यू होती है 1। तो देखो अभी इसमें वैल्यू रख दो बेटा, वर्क डन इक्वल टू एफ की जगह पर क्या आएगा बेटा 7 न्यूटन, एस की जगह पर आएगा कितना 8 मीटर, है ना, और मल्टीप्लाई कॉस 0 डिग्री, तो कॉस 0 की वैल्यू 1, 56 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 56, इसको हम लिखेंगे जूल में, जूल्स, इतने जूल्स वर्क हुआ, ठीक है, इसको इतना बड़ा जूल्स लिख दिया, आप चाहें इसको 56 जूल भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या आपको समझ में आ गया, हमने देखो ये वाला फोर्स इस ब्लॉक पे लगाया, तो ये ब्लॉक वो पुल होकर के यहाँ पर आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट ए से बी की तरफ इतनी दूर पर गया, तो यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट एस है, और इसकी डिस्टेंस कितनी है, कितना बोला था, 8 मीटर, 8 मीटर, और फोर्स है 7, तो इसमें वैल्यू रख दिया हमने, और इसके बीच में देखो एंगल क्या है, थीटा बराबर 0 डिग्री है, तो हम क्या करें, इसमें वैल्यू रख दिया, वर्क आ गया 56 जूल। ये आपका पहला क्वेश्चन टेक्स्ट बुक का है, हो गया, ठीक है। अब हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन है सब। अब आप देखो ये सेकंड क्वेश्चन है, ये भी आपके मतलब उस बुक का ही है, अंदर का है, मतलब एक्सरसाइज का नहीं है। व्हेन डू यू से दैट वर्क इज डन, तो अब हम कब कह सकते हैं कि काम हुआ है, व्हेन अ फोर्स इज applied to any object and object moves है ना, moves in the direction of force, then product of force and displacement is called work done। अच्छा, वर्क डन। अब आप ये भी देख लो, ये लीजिए आपने एक ब्लॉक रखा, इस पे एक फोर्स लगाया F, डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ तक हो गया, इसका डिस्टेंस ये है, थीटा की वैल्यू 0 रखो, अभी भी क्वेश्चन किया था, है ना, तो ये वर्क डन क्या, W इक्वल टू F मल्टीप्लाई S मल्टीप्लाई कॉस 0 डिग्री, तो FS हो गया, वर्क इज डन। ये है अपना फार्मूला भी लिख दिया, डेफिनेशन भी लिख दी, ठीक है। क्यों लिख दिया आप समझ सकते हैं, ठीक। अब आप देखो बेटा थर्ड क्वेश्चन है, वेरी सिंपल क्वेश्चन, राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द वर्क डन व्हेन अ फोर्स इज एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट
इन द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब समझो बेटा ये, बस अब इसकी कोई जरूरत नहीं, भागो यहाँ से। हाँ देखो, राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द वर्क डन व्हेन अ फोर्स। देखो यहाँ पर एक एक्सप्रेशन फिर हमने दे दिया, वही क्वेश्चन है सेम। हमने ये ब्लॉक लिया और इसके ऊपर एक फोर्स लगाया और ये डिस्प्लेस यहाँ से यहाँ तक हो गया, ऑब्जेक्ट यहाँ तक आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट एस हो गया। समझ गए ना, ये डिस्प्लेसमेंट है यहाँ से यहाँ तक। डिस्प्लेसमेंट हमेशा सेंटर से डिस्टेंस लेते हैं, ये ध्यान रखो। लगता होगा आप लोग को यहाँ से लेना चाहिए, नहीं, असल में सेंटर ऑफ ग्रेविटी से हम या सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस लेते हैं। जो अभी आपका सेंटर ऑफ मास नहीं जानते हैं तो सेंटर से ही लेना, बीच से लेना। यहाँ से ये डिस्टेंस कितनी हो गई है, फोर्स कितना लगा रहा है, फोर्स एफ लगा रहा है, तो वर्क डन। अब देखो थीटा बराबर क्या होगा, 0 ही होगा। तो देखो राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द वर्क डन, इधर हमने फोर्स लगाया इधर, और डिस्प्लेसमेंट भी फोर्स किस तरफ लग रहा है, जिस तरफ ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हो रही है इसी तरफ। तो इसको हम क्या बोल देंगे, वर्क डन इज इक्वल टू एफ एस कॉस 0 डिग्री। तो हो गया एफ एस, ये हो गया अपना। ठीक, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, बिल्कुल सिंपल है। अब कह रहा है कि डिफाइन 1 जूल ऑफ वर्क। अब देखो इसको कैसे लिखते हैं, थोड़ा देखना है। अरे यार ये तो यहीं बैठ गया आके। हाँ देखो, डिफाइन 1 जूल ऑफ वर्क, तो पहले ये देखो W इक्वल टू होता है, क्या होता है, वर्क डन इक्वल टू जूल में लिखते हैं, है ना, जूल में लिखते हैं, जूल। डिफाइन 1 जूल ऑफ वर्क। अब हमें 1 जूल की बात करनी है, तो P बराबर W बाई टी, एक फार्मूला ये भी होता है। तो वर्क डन किसके बराबर होता है, वर्क डन होता है एफ एस कॉस थीटा। फोर्स को हम किस में लिखते हैं, न्यूटन में, न्यूटन में। एस को किस में लिखते हैं, मीटर में, और इसको पूरा हम क्या कह देते हैं, जूल में। तो देखो अगर इफ, अब इसकी डेफिनेशन देखो, इफ 1 न्यूटन फोर्स इज applied to an object and object displaces, है ना, displaces 1 मीटर, then work done is equal to क्या हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाई 1 न्यूटन मल्टीप्लाई 1 मीटर। तो ये 1 न्यूटन मीटर क्या हो गया, 1 न्यूटन मीटर, इसी को हम क्या बोलते थे, 1 जूल, इसी को बोलेंगे, है ना। ये हो गया डेफिनेशन, यानी समझ गए होंगे, बस यही डेफिनेशन है। अब देखो बेटा, बैलों की जोड़ी आपने देखी है, इसको समझना है। ये बैल दिख रहे हैं, देखो बेटा क्या लिखा है, a pair of bullock exerts a force of 140 Newton on a plow. Plow means हल, the field being plowed, यानी खेत जोता जा रहा है जिसकी लेंथ 15 मीटर है। अब आप ये जरा ये डायग्राम देखना, चलो मैं डायग्राम को थोड़ा बड़ा बना के दिखाता हूँ ना, इससे क्या होगा आपको ये क्लियर हो जाएगा। तो भाई हमें पता नहीं चलता ना कि कैसे हो रहा है, तो इसलिए इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं ना। हाँ, इसको बड़ा कर दिया, ठीक है। अब हम इसकी बात करते हैं, इससे बड़ा तो क्या करेंगे, अब देखो, अब देखो क्या लिखा है, अ पेयर ऑफ बुलक्स, यानी 2 बैल हैं, एग्जैक्ट अ फोर्स ऑफ 140 न्यूटन। देखो ये जो बैल लग रहा है, ये जो बैल है, इस पर मैं एक डायग्राम बनाता हूँ, इसका थोड़ा देखने में अच्छा लगेगा, नहीं तो दिखेगा नहीं है। तो आपका समझो ये रेड कलर ले लिया, या मान लो हमने थोड़ा दूसरा कलर ले लिया, ये वाला, देखो ये दिख ही नहीं रहा इसमें। तो क्या, कौन सा कलर ले लें,
इसमें ले लें वाइट या ब्लैक ले लें, ब्लैक, ब्लैक ब्लैक भी देखेगा नहीं, चलो जो भी है। देखो अब ये पैराबोला क्या कर रहे हैं, इसको यूं खींच रहे हैं, देखो इसमें ऐसे खींच रहे हैं, इसको ऐसे खींच रहे हैं इसको, कितना 140 न्यूटन ऑन फ्लो, यानी बैल इस पे फोर्स कितना लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं। देखो यहाँ पर एक रस्सी बंधी हुई है, इसके पीछे अंदर से जा रही है, देखो ये पीछे बीच से एक रस्सी जा रही है, इस पे फोर्स कितना लगा रहे हैं, है ना, ये फोर्स लगा रहे हैं कितना 140 न्यूटन। चलो यहां लिख देते हैं, यहां पर फोर्स लगा रहे हैं 140 न्यूटन। देखो ये फोर्स लग रहा है इधर, देखो इस रस्सी पे, या आप इस रस्सी को देख सकते हैं, है ना, इस रस्सी को आप देख सकते हो, ये रस्सी दिख रही ना, ये रस्सी दिख रही, इसमें 140 का फोर्स लग रहा है। और ये खेत की जो लंबाई है पीछे से यहां तक, ये यहां से यहां तक, इसकी डिस्टेंस कितनी है 15 मीटर लॉन्ग। तो देखो ये जब बैल इसको खींचेगा तो ये हल यहां से यहां तक, पूरा यहां से यहां तक खेत जोतेगा, तो यानी डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया 115 मीटर। तो अब आप ये देखो, अच्छा दोनों का डायरेक्शन एक ही तरफ है, यानी बैल इधर खींच रहा है, यानी बैल भी इधर ही खींच रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी इधर हो रहा है, तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 डिग्री। तो वर्क डन क्या हो जाएगा बेटा, वर्क इक्वल टू एफ एस कॉस 0 डिग्री। तो एफ की जगह पर क्या लिखेंगे 140 न्यूटन, और एस की जगह पर क्या लिखेंगे 15 मीटर, और cos 0 की वैल्यू 1, तो 15 15 चौका 60, 15 कम 15 और 6 21, 2100 जूल वर्क डन हुआ, 2100 जूल लिख दिया, ठीक है। तो ये बैल ने इतना इसको खींचा, ठीक है, लॉक कर दो इसको, हो गया। अब आप देखो ये क्वेश्चन है 7वां, राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। देखो बेटा कोई वस्तु अगर चल रही है, चलो इसका कलर बदल देते हैं, नहीं तो थोड़ा सा दिखने में दिक्कत आ रही ना, तो इसका कलर बदल दें, इसका कलर कर देते व्हाइट, ये अब दिखने लगा होगा, या ये ऐसे कर दें, या थोड़ा ऐसे कर दें, या ऐसे कर दें, ऐसे, ठीक, ये सही है, चलो यही सही है। इससे क्या होगा, ये अरे यार व्हाइट होना चाहिए ना, बस ये सही है ना। अब देखो राइट एन एक्सप्रेशन, अब ये क्लियर दिखेगा, राइट एन एक्सप्रेशन, हाँ, राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। पहले तो मैं एक चीज आपको बता दूं, काइनेटिक एनर्जी का मतलब होता है कोई भी वस्तु में अगर मोशन है, मोशन किस टाइप, किसी भी टाइप का हो सकता है, रोटेशनल मोशन हो सकता है, वाइब्रेटरी मोशन हो सकता है, ट्रांसलेटरी मोशन होता है, कोई भी वस्तु अगर किसी एक्सिस के चारों तरफ घूम रही है तो भी मोशन है, तो भी उसमें काइनेटिक एनर्जी होती है। कोई वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान को चलती है तो उसमें भी काइनेटिक एनर्जी होती है, उसको ट्रांसलेटिव मोशन बोलते हैं। और कोई भी वस्तु अगर एक पॉइंट के राइट आगे पीछे करती है तो इसको वाइब्रेशन बोलते हैं, तो उसके अंदर वाइब्रेटरी मोशन होगा। तो हमेशा वाइब्रेटरी मोशन हो, चाहे वो ट्रांसलेटरी मोशन हो या फिर किसी टाइप का मोशन हो, अगर मोशन है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी होगी। साइकिल खड़ी है तो उसमें कोई एनर्जी नहीं है, चलाने लगे एनर्जी आ गई, कौन सी, काइनेटिक एनर्जी। कार है खड़ी है, कार में कोई एनर्जी नहीं क्योंकि उसमें मोशन नहीं है। अब कोई एनर्जी है कि नहीं वो अलग बात है, लेकिन मोशन नहीं है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी तो नहीं है। तो काइनेटिक एनर्जी कब होगी, जब किसी चीज में मोशन हो। तब आप ये देखिए, आप अब आप इसको देखें, काइनेटिक एनर्जी बात करें तो काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है, हाँ देखो मान लीजिए ये कार है ना, कार को जबरदस्ती बनाए हैं, ये कार है,
कार की जगह ट्रक बन गया, क्या करें। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हमें कार थोड़ी चलाना है। ये देखो कार है, ये चल रही है, तो इसका मास m है और इसकी वेलोसिटी v है, तो इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी कौन सी होगी, k इक्वल टू हाफ ऑफ m वेलोसिटी का स्क्वायर। ये है काइनेटिक एनर्जी, और इसका भी यूनिट क्या होती है, जूल होती है, जूल। ठीक है, तो राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, तो हम इसको लिख सकते हैं। देखो ऑब्जेक्ट है, ये कार है, ये तो इसकी एनर्जी क्या होगी, हाफ उसका मास m, इसकी वेलोसिटी जो है उसका स्क्वायर। ये आपका काइनेटिक एनर्जी हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप ये देखो आगे हाँ, ये क्वेश्चन है 8वां, है ना। तो पहले तो हम क्या करें, क्या करें, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड इज 25। देखो अब इसको समझना है थोड़ा सा, है ना। कोई भी वस्तु चल रही है, तो अगर कोई वस्तु चल रही, मान लो हमने एक एग्जांपल लिया, एक बॉल ले ली। देखो ये बॉल, भाई ये सिंपल सा होता है, बॉल हमने बना लिया ना, ये बॉल है, ठीक है। कोई भी बॉल आप समझ सकते हैं, लेदर की बॉल है या पॉस्को की बॉल है या जो भी है। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन, अब इसमें देखो ये वेलोसिटी चल, इसमें ये मूव कर रहा है, इसकी वेलोसिटी पहले से ही v है और इसका मास m भी है, और ये चल रहा है यानी इसकी वेलोसिटी v है। अब देखो द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर, इसकी वेलोसिटी कितनी है, u पहले से ही, इनिशियल वेलोसिटी मींस शुरू की वेलोसिटी पहले से दी है 5 मीटर पर सेकेंड, यानी ये जो बॉल पहले से ही चल रही है कितने में, यानी इनिशियल वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं, इनिशियल वेलोसिटी को u से रिप्रेजेंट करते हैं, u बराबर 5 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, अब जब इसको हमने क्या किया, काइनेटिक एनर्जी जब इसमें लगाया, तो ये मास m ये आगे बढ़ने लगा वेलोसिटी से, और इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है बेटा क्या है, गिवन में है कितनी, 25 जूल। अब हमें क्या कह रहा है, व्हाट विल बी इट्स काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट्स वेलोसिटी इज इंक्रीज 3 टाइम्स। तो इसको बाद की बात है, अभी जो गिवन में है बेटा पहले इसको देखें हम। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है, हाफ m v स्क्वायर इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। आपने ये सोचा हुआ हमने ऐसे कि उल्टा क्यों लिखा, इसका एक सरल काम है, क्योंकि देखो यहाँ 25 जूल काइनेटिक एनर्जी लिखी है, तो वैल्यू दी है तो हम इधर लिख सकते हैं 25। अच्छा ये देखो 1/2 भी लिखा है, m हमारे पास है नहीं, दिया नहीं है, v की लेकिन वैल्यू दी है 5, तो 5 का स्क्वायर हो गया। तो देखो हाफ m मल्टीप्लाई 25 इक्वल टू 25, तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर आपको मालूम हो तो उल्टा करके गुणा कर दो, 25 ये वाला है, मल्टीप्लाई 2 नीचे है इसको ऊपर लिख दिया, और ये 25 ऊपर है इसको नीचे कर दिया, 25 कट गया, मास क्या आ गया 2 kg, ये 2 kg मास आ गया, हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। अब देखो बेटा क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि अगर देखो व्हाट विल बी द इट्स काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट्स वेलोसिटी इंक्रीज 3 टाइम्स। तो देखो बेटा इसकी वेलोसिटी पहले कितनी थी, इनिशियल वेलोसिटी थी 5 मीटर पर सेकेंड। अब इसकी वेलोसिटी हम इसको बदल के क्या कर देंगे, मान लो वेलोसिटी v हो गई और इसकी वेलोसिटी 3 टाइम्स हो गई, 3 मल्टीप्लाई 5, मतलब 3 टाइम्स इसको वेलोसिटी बढ़ा दी ना, इनिशियल वेलोसिटी 5 थी, अब इसको हमने क्या कर दिया 3 टाइम्स कर दिया, तो वेलोसिटी कितनी हो गई 15 मीटर पर सेकेंड। अब देखो बेटा काइनेटिक एनर्जी कैसे आएगा, देखो काइनेटिक एनर्जी हम अगर निकालें तो यहां पर देखो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ m v स्क्वायर, तो हाफ m की वैल्यू क्या लिखेंगे, अभी अभी निकाला था हमने, m की वैल्यू क्या थी 2 kg, 2, और v की वैल्यू हमारे पास देखो 3 5 जो 15 यहां दिया है का स्क्वायर, 2 से 2 कट गया, अब 15 15 225 जूल, ये आ गया आपका काइनेटिक एनर्जी। अब आप ये देखो जब इसकी वेलोसिटी
5 मीटर पर सेकेंड थी, तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी 25 है, और जब इसकी वेलोसिटी हमने 5 की जगह 3 टाइम्स कर दिया, तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, 25 का कितने टाइम हो गया, ये 9 टाइम्स हो गया। देखो अगर हमने इसकी वेलोसिटी को 3 टाइम्स बढ़ा दिया, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी देखो 25 9 जा 225 होता है। तो यानी अगर हमने इसकी वेलोसिटी 3 टाइम्स बढ़ा दी, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी बढ़ गई, 9 टाइम्स। देखो क्या स्पीड, मतलब कितनी तेज बढ़ रही है वैल्यू है। बात समझ में आ गई होगी अब आप लोग को, ठीक है। और देखो बेटा, व्हाट इज पावर। पावर क्या होता है, पहले तो अपन ये देखते हैं किसी चीज में पावर क्या है मतलब। तो यहां तो कह रहा है कि व्हाट इज पावर, रेट ऑफ डूइंग वर्क in unit time is called वर्क पावर। इसका मैं फार्मूला भी लिख देता हूं। ये तो रेट ऑफ डूइंग वर्क इन यूनिट टाइम, यूनिट टाइम का मतलब होता है, या यू समझ लो 1 सेकेंड, ये आप समझ लो। तो P बराबर क्या होगा, वर्क डन क्या होता है W, टाइम कितना T, ये वर्क डन। और इसको हम किस में मेजर करते हैं, वर्क को जो जूल में करेंगे है ना, और टाइम को सेकंड में करेंगे, तो जूल पर सेकंड हो गया। इसका पावर का जो यूनिट है जूल पर सेकंड, और इसी को हमने क्या बोल दिया, वाट। जेम्स वाट जो नाम था जिसने इंजन का आविष्कार किया था, उसके नाम पे ये वाट वर्ड यूज हुआ है। तो पावर इक्वल टू जूल बाई पर सेकंड, यानी 1 जूल बाई 1 सेकंड समझ लो, इसको ऐसे भी समझ सकते हो। तो वर्क को हमने जूल में मेजर किया, टाइम को हमने सेकंड में, तो जूल पर सेकंड पावर का यूनिट हो गई। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, वाट। इसका मतलब 1 वाट इक्वल टू 1 जूल पर सेकंड, 1 जूल पर सेकंड, ठीक है। ये हो गया काम खत्म इसका। अच्छा, अब ये कह रहा 1 वाट का आपको डिफाइन करो। व्हेन a work is done 1 joule in 1 second, then power will be 1 watt। अब इसको देखो, P इक्वल टू W बाई टी। अगर W को यानी कि वर्क डन को हमने 1 जूल ले लिया फार्मूले में देखिए, और टाइम को हमने क्या ले लिया, 1 सेकेंड में ले लिया, तो पावर कितना आ गया, 1 जूल बाई 1 सेकेंड। और इसी को हम क्या बोल देंगे, जूल पर सेकेंड। इसको हमने डिफाइन भी कर दिया। अभी किसके बराबर हो जाएगा, 1 जूल पर सेकेंड को हम वाट बोल देते हैं। ये आप ऐसे लेंगे, पूरा सेंटेंस आपको काम दे जाएगा, पूरा हो गया। अब आप देखो, अ लैम्प कंज्यूम्स, कंज्यूम्स का मतलब होता है खाता है, और है निगलता है, खाता है, खर्च करता है अपने अंदर, है ना। क्या लैंप, एक जो लैंप होता है वो अपने अंदर एनर्जी कितनी खर्च करता है, 1000 जूल। लैंप का मतलब ये हो गया, जैसे मान लीजिए हमने एक लैंप बना लिया ऐसे, है ना, ऐसे एक लैंप बना लिया, क्या है, ये लैंप है ना, लाइट है, इसमें कितना जूल खर्च हो रहा है, ये जूल किसकी यूनिट है, ई भी बोल सकते हैं और वर्क डन भी बोल सकते हैं, दोनों का 1000 जूल खर्च हो रहा है। और टाइम कितना लग रहा है बेटा, 10 सेकंड लग रहा है। तो अब क्या कह रहा है, पावर कितनी है, इसकी पावर कितनी है, तो पावर इक्वल टू W बाई टी, या फिर ई यानी एनर्जी। एनर्जी और वर्क दोनों एक दूसरे के इंटरचेंजेबल होते हैं, इसलिए हम ऐसे लिखते हैं।
क्या लिख सकते हैं, ई की जगह या डब्ल्यू की जगह 1000। और टाइम क्या लिखेंगे, 10 सेकेंड। कट के क्या आ गया, 100। अब पावर 100 क्या लिखें, तो सीधे वॉट लिख दो, है ना। पावर इक्वल टू 100 वॉट, कह रहा ना व्हाट इज पावर, 100 वॉट। ठीक है, 100 वॉट हो गया। अब एक क्वेश्चन और भी है, डिफाइन एवरेज पावर। एवरेज पावर, एवरेज पावर is defined as ratio of work done, total work by with total time taken, total time taken। अब आप ये सोचते होंगे ये कौन सा नियम, अरे भैया पावर की वैल्यू W बाई टी तो है, टोटल वर्क डन यही तो होता है। अब ये एवरेज ही होता है, इसको हम एवरेज ही बोलते हैं। आप इसको एवरेज क्यों बोलते हैं, इसको आप जो अभी आप पावर निकालते हो एवरेज में ही होता है वो। एक्सरसाइज क्वेश्चन, अब आप देखो एक्सरसाइज के क्वेश्चन आ गए, अभी आपकी ये अंदर के क्वेश्चन थे। अब कितने हो गए, एक मिनट, चलो ठीक है, देखते हैं। तो इसको भी देख लेते हैं थोड़े। एक्सरसाइज क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन देखो, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। और आई शैल माई ट्राई माई बेस्ट टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरी पॉइंट रिलेटेड टू द क्वेश्चन। लुक एट द एक्टिविटीज लिस्टेड बिलो, यानी जो नीचे लिस्ट सूची बनाई गई है क्रियाओं की, एक्टिविटीज की, उसको आप देखो। रीजन आउट, और उसमें कारण ढूंढो। वेदर की और नॉट वर्क इज डन, वर्क हो रहा है या वर्क नहीं हो रहा है। इन द लाइट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, यानी ये आप कैसे पता लगाओगे कि ये वर्क डन हो रहा कि नहीं, ये आपकी जो समझ है खुद की, उसका यूज करके आप पता लगाओगे। अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टर्म वर्क, आपने वर्क को कितना सही तरीके से जाना है उसको आप समझेंगे। तो पहला नंबर, अब ये कह रहा है वर्क हो रहा कि नहीं, तो आप ये इस लड़की को देखो, ध्यान से देखना, इस लड़की को ध्यान से देखो, ये लड़की को ध्यान से देखना है। और इसका जो है डायग्राम अगर दिखता है तो ठीक है, देखो बेटा, है ना, इसमें कलर कौन सा चलेगा, हाँ देखो बेटा, ये लड़की यूं चल रही है, यूं देखो, ये डायरेक्शन है उसका, हाथ से पानी पीछे फेंकती है, देखो हाथ ऐसे करके पानी को ऐसे पीछे फेंक रही है, तो ये आगे जा रही है। यानी देखो अगर मेरा हाथ दिख रहा हो तो ऐसे पानी करते हैं तो हम आगे बढ़ते हैं, ऐसे ऐसे तैरते हैं तो हम आगे बढ़ते हैं। यानी कि जो फोर्स लग रहा है, ध्यान से देखना, वैसे तो कह रहा है कि वर्क डन हो रहा कि नहीं, तो इसका आंसर तो सीधे यस। लेकिन आप देखो पूरी बात समझो, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि देखो हाथ से पानी को पीछे फेंका जा रहा है, तो डायरेक्शन ये है, यानी फोर्स का डायरेक्शन ये है। ध्यान देना, इस हाथ से पानी पीछे फेंकेंगे तो ये लड़की आगे जाएगी इस डायरेक्शन में, तो डिस्प्लेसमेंट किधर होगा, डिस्प्लेसमेंट किधर होगा, आगे की तरफ। तो इसके बीच में एंगल कितना बनेगा, 180 डिग्री। देखो पूरी बात बता रहा हूं, है ना, बाकी ये तो कह देते हैं यस या नो। नो, आप देखो वर्क डन होगा कि नहीं। तो वर्क डन इक्वल टू क्या होता है, एफ एस कॉस थीटा। तो एफ की जगह पर तो एफ ही लिख दो, कॉस की जगह ऐसे लिख दो, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ना, डिस्प्लेसमेंट।
और फिर कॉस, लेकिन थीटा की वैल्यू क्या है 180 डिग्री, तो ये हो जाएगा एफ एस कॉस 180 वैल्यू होती है -1 मल्टीप्लाई -1, तो हो गया माइनस एफ एस। तो देखो वर्क डन हो रहा है, वर्क इज डन, यस वर्क इज डन, वर्क इज डन, करेक्ट, एंड वर्क डन इज नेगेटिव, वर्क डन इज नेगेटिव, ठीक है। ये आंसर हो गया, मतलब आपको इतना समझा दिया, ये हो गया, वो तो हो गया सही। आप एक बार फिर से देख लो चाहो तो। ये देखिए, आपको मालूम होना चाहिए कि मैंने आपके लिए वीडियो बनाया है, और आपके लिए बनाया है, आप जानते हैं, बस इतना ही समझना है ना, अब इससे ज़्यादा क्या समझाएं। इसको तो लॉक नहीं किया, इसको है ना, लॉक कर दो इसको, सीधे लॉक हो जाओ, अब ये हिलेगा नहीं, है ना, ठीक। अब आप देखो बेटा, ये एक क्वेश्चन ये है, कितना बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान दो। अ डंकी इज कैरिंग अ लोड ऑन इट्स बैक, देखो ये खड़ा है, मेरा कितना शरीफ है ये, है ना। देखो इसमें केवल ये लिखा है कि देखो, अ डंकी इज कैरिंग अ लोड ऑन इट्स बैक, कैरिंग मीन्स ले जा रहा है, कैरिंग इज क्या है, देखो यहां पर सेंटेंस थोड़ा गलत लिखा है, क्योंकि चलो देखते हैं, फिर भी आप इसको समझो पहले। ये मान लेते हैं हम कि ये चल रहा है, मतलब ये जो गधा है, देखो मेरे को अच्छा नहीं लगता इसको गधा कहना, सबसे अच्छा सीधा जानवर है ये, और इसको अगर हम बोलते गधा, ऐसा लगता है इसको हम कुछ गलत बोल रहे हैं, तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दिस। तो बहुत अच्छा जानवर है ये। हाँ देखो, मान लो ये गधा चल रहा है, ऐसे चल रहा है, देखो ये ऐसे चल रहा है, ये जमीन पे देखो ऐसे चल रहा है ये, तो ये मान लीजिए आपको यूं जमीन है, जमीन यूं है, अब आपको दिखा रहा हूं, ये ग्राउंड है बेटा, ये ग्राउंड है, और मान लो गधा जो है, ये गधा मान लिया हमने, अब हम गधे तो बनाएंगे नहीं, टाइम नहीं है इतना, तो ये मान लो ये गधा है, पूछ पूछ ऐसे बना दिया हमने, है ना, ये गधा इधर चलने लगा, ऐसे चल रहा है ये गधा, ठीक है। और ग्रेविटी किधर लग रही है, ध्यान से देखो, ग्रेविटी बेटा लग रही है नीचे की तरफ, ग्रेविटी माने तो W, वर्क डन, W मीन्स वेट, वेट क्या होता है, मास मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी G, ये है आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ ग्रेविटी, है ना, बाई अर्थ। तो देखो फोर्स ऑफ ग्रेविटी बेचा नीचे लग रहा है, और डिस्प्लेसमेंट गधे का किधर हो रहा है बेटा, आगे की तरफ यूं हो रहा है, ध्यान से देखो बेटा, यूं हो रहा है, और इसके बीच में एंगल कितना बन रहा है 90 डिग्री, तो बेटा cos 90 की वैल्यू क्या होती है 0, तो देखो वर्क डन बराबर एफ एस cos 0 डिग्री, तो यानी एफ एस cos 0 की वैल्यू, सॉरी 90 है cos 90, तो ये cos 90 की वैल्यू 0 होती है, तो वर्क डन क्या हो गया 0 हो गया। देखो मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूँ, यानी कि हाँ बोल दिया हो गया, तो देखो दिख रहा है कि वर्क डन 0 है, क्योंकि ये जो गधा है सड़क पे तो चल रहा है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट तो सड़क की तरफ है, मतलब आगे की तरफ, लेकिन ग्रेविटी नीचे की तरफ है, दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री बन रहा है, इसलिए वर्क डन 0 है। अगर डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में एंगल 90 डिग्री का बने तो वर्क डन 0 होगा, ठीक है। अब आप आगे वाला क्वेश्चन भी देख लो, अगर हो तो, है। अब देखो इसको भी मैं तुम्हें दिखा देता हूं, मैं सोचोगे यार ऐसे ही बता दिया, देखो ये अ विंड मिल इज लिफ्टिंग वाटर फ्रॉम द वेल, देखो विंड मिल ये है, आपको दिखा रहा हूं मैं, क्योंकि बड़ा बनाएंगे तो देखने में थोड़ा सा फट जाएगा, देखो ये विंड मिल है, ध्यान से देखो, ये विंड मिल है, यानी देखो ये जो है ना पंखा जब यूं चलेगा ना ऐसे, अरे इसमें तो है ही नहीं नंबर,
ठीक। देखो बेटा, देखो ये विंड मिल ऐसे चल रही, मान लो ऐसे चल रही है, थोड़ा सा दूसरा कलर लें, ऐसे चल रही है, ऐसे ऐसे जब चलेगी तो ये इसके अंदर जो लकड़ी, ये जो डोरी लगी है ना, या आयरन का रस्सी लगी है लोहे की, ये पानी को ऊपर ले जाएगी। ये जब यूं चलेगा तो ये जो पानी इसके कुएं के अंदर है वो ऊपर जाएगा। तो देखो फोर्स ये किधर लगा रही है, फोर्स का डायरेक्शन इधर है, रस्सी ऊपर जाएगी ना तो पानी भी ऊपर जाएगा, तो फोर्स का डायरेक्शन ऊपर है। और आपका जो वाटर है वो भी ऊपर ही जा रहा है, यानी वाटर का डिस्प्लेसमेंट, यानी जो पानी अंदर से भर करके ऊपर ले जाया जा रहा है, वो उसका डिस्प्लेसमेंट भी उधर ही है, ऊपर की तरफ। मान लो यहाँ बाल्टी है, मान लो यहाँ एक बाल्टी है, तो बाल्टी ऐसे फंसी हुई है, ये बाल्टी ऊपर की तरफ जा रही है, तो देखो डिस्प्लेसमेंट भी उधर ही है, फोर्स भी उधर ही लग रहा है, इसलिए वर्क डन बराबर एफ एस कॉस 0 डिग्री। देखो इनके बीच में एंगल तो थीटा वगैरह 0 ही होगा ना, तो एफ एस क्या हो गया, एफ एस हो गया, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो देखो वर्क डन हो रहा है, और वर्क डन पॉजिटिव भी है। तो इसका मतलब क्या है, विंड मिल जब पानी को ऊपर खींचती है तो वर्क डन होता है। अ विंड मिल इज लिफ्टिंग अ वाटर फ्रॉम अ वेल, इसका मतलब वर्क डन हो रहा कि नहीं, यस हो रहा है। देखो दिखाया भी हमने, ये हो रहा है, देखो, है ना। तो ये चीज आप समझ लो, है ना। आगे भी देखते हैं, ये अ ग्रीन प्लांट इज कैरिंग आउट फोटोसिंथेसिस। ये एक पौधा जो है वो एक हरा पौधा क्या कर रहा है, फोटोसिंथेसिस, यानी फोटॉन्स को कलेक्ट कर रहा है। तो यानी कोई भी पत्ती है, मान लो ये पत्ती है, और यहाँ पर एक ऐसे बना दिया हमने, और यहाँ पर मान लो क्लोरोफिल है, और यहाँ लाइट आ रही है और कलेक्ट। अब आप इसमें ये बताओ कि वर्क डन किसके द्वारा होगा। भाई देखो यहाँ पर वर्क कौन करता है, वर्क करता है फोर्स। तो हाउ कैन वी डिस्टिंग्विश दैट व्हाट टाइप्स ऑफ फोर्स इज यूजिंग टू मेक food by the process of photosynthesis. तो देयर इज नो एनी स्पेशल टाइप्स ऑफ द फोर्स और देयर इज नो एनी डिस्प्लेसमेंट। तो अगर किसी चीज में डिस्प्लेसमेंट नहीं है या फोर्स नहीं लग रहा तो इसका मतलब वर्क डन 0 है, तो नो वर्क डन, नो वर्क डन, बिकॉज there is no a force and no displacement। ये आपको पूरी बात बता दी हमने, ठीक है, ठीक, समझ जाओ आप। अरे यार निकलो कहाँ है, आगे भी होना चाहिए कुछ, है? ये है, तभी मैं कहूँ कितने हो गए यार, छूट गया क्या, ग्रीन प्लांट ये फोटोसिंथेसिस हो गया। अब ये वाला आ गया ना, ये देखो बड़े अच्छे अच्छे हैं, हमने आप लोग के लिए चित्र लगा दिया, अच्छा लगता मुझको भी कि मतलब बताओ तो कम से कम दिखे, तो जो कोशिश किया हमने, है ना। ये ट्रेन देखो कितनी बढ़िया लग रही, हाँ क्या कह रहा है ये, क्या कह रहा है ये कि एन इंजन पुलिंग अ ट्रेन। देखो इंजन है आगे, देखो ये इंजन है आगे, इसको थोड़ा और बड़ा कर लो। देखो ये काला लगाते हैं, देखते काला दिखेगा क्या, ब्लैक या ग्रीन, देखते हैं ग्रीन दिखेगा, हाँ, ठीक। तो इसको थोड़ा और बड़ा कर देते हैं तो बिल्कुल अब समझ में आने लगेगा। ये ट्रेन आ गई ना। अब देखो बेटा, ये देखो ये दिख रहा होगा, देखो बेटा ये इंजन है, ये है इंजन, ये यहाँ से यहाँ तक ये इंजन है, और इंजन इसको फोर्स लगा रहा किधर, इस तरफ लगा रहा है, देखो फोर्स घसीट रहा ना आगे की तरफ,
ये सब डिब्बे इधर ही जा रहे हैं, यानी फोर्स इधर लगा, डिस्प्लेसमेंट भी उधर ही हो रहा है जिधर फोर्स लग रहा है। देखो फोर्स का डायरेक्शन यू है, डिस्प्लेसमेंट यानी जितने डिब्बे हैं सब आगे की तरफ चल रहे हैं, तो डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही है। तो यानी इसका मतलब क्या हुआ कि फोर्स जो लगता है, इसका मतलब ये हुआ कि ये देखो डिस्प्लेसमेंट यानी एस और फोर्स यानी एफ, ये इसका भी डायरेक्शन ऐसे है, इसका भी ऐसे है, तो इनके बीच में थीटा बराबर क्या हो जाएगा 0 डिग्री। तो कॉस 0 की वैल्यू क्या होगी 1। तो आप लिख सकते हो वर्क डन बराबर एफ एस कॉस 0 डिग्री। तो देखो एफ एस कॉस 0 की वैल्यू 1, यानी वर्क डन एफ एस के बराबर हो गया। अब देखो वर्क डन तो जब हो रहा है तो इसको तो आप कहोगे ही ना वर्क इज डन, हो रहा है, तो आप देख लो इसका नियम कैसे है। ठीक है, और देखो आगे है क्या, हाँ ये फूड ग्रेन है। अब देखो ये फूड ग्रेन आर गेटिंग ड्राइड इन द सनलाइट, सूरज की रोशनी, देखो इन द सन बोलो सनलाइट है, फूड ग्रेन्स आर गेटिंग ड्राइड इन द सनलाइट होना चाहिए, लेकिन लिखा नहीं है, इन द सन बोलो सूरज की रोशनी के नीचे ही होता है। देखो ये ग्रेन है, इसमें ना तो कोई मूवमेंट है और ना ही कोई फोर्स लग रहा है, तो यहां हम लिख सकते हैं देयर इज नो एनी फोर्स नॉर एनी डिस्प्लेसमेंट इज गोइंग ऑन, यानी चल रहा है, तो ऐसा तो कुछ हो ही नहीं रहा है। सो वर्क वर्क इज नॉट डन। अब इसमें तो आप देख ही लो, जब फोर्स ही नहीं लग रहा, कहीं डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा, तो ये ऐसे थोड़ी है कि सब जगह वर्क हो गया। हाँ इसके अंदर एनर्जी है भोजन में, अगर आप खाओगे तो चलने लगोगे, लेकिन ये वर्क डन नहीं हो रहा है ना। अब देखो ये बहुत बढ़िया है एक्सरसाइज है, देखो ये देखो इसको सेल सेल मीन्स होता है, देखो ये जो कपड़ा है ना, ये वाला कपड़ा, देखो ये वाला जो कपड़ा है ना, ये कपड़ा है ना, ये वाला कपड़ा है, ये कपड़ा दिख रहा है, सबको दिख रहा है, ये वाला कपड़ा है दिख रहा है सबको, ये वाला कपड़ा सबको दिख रहा है। हाँ देखो ये कपड़ा दिख रहा है, इसको बोलते हैं मस्तूल, हिंदी में इसको मस्तूल बोलते हैं। और देखो इसका मतलब क्या है, अगर ये मान लो जहाज ये जो है पानी में चलता है जब, मतलब इसको हम क्या मानते हैं सेल बोट, सेल का मतलब यही होता है, ये इसको मस्तूल बोलते हैं, ये वाले ये सेल है, इसी को बोलते हैं। अब बोट यानी नाव, यानी जिस नाव पे ये सेल लगा हुआ है, ये कपड़ा लगा हुआ है, वो अब इस कपड़े पर जब हवा यूं चलती है ऐसे, एयर एयर करंट ऐसे चल रही है, एयर करंट ऐसे चल रही है, और ये आगे बढ़ रही है। तो एयर करंट में क्या होता है फोर्स होता है, एयर करंट हवा है, तुम्हें धक्का मारती गिर पड़ोगे, यानी एयर करंट यानी फोर्स है इसमें है। अच्छा ये फोर्स है, इसको धक्का मारे, वो फोर्स एयर की फॉर्म में इसको धक्का मारा जा रहा, और ये किधर चल रही है, जिधर फोर्स लग रहा उधर चल रही है, इसका डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है। तो यानी बहने वाली जो हवा होती है यानी विंड एनर्जी, वो वर्क कर रही है। ये जो करंट है ना एयर करंट या विंड एनर्जी, विंड तो ही है, हवा तो ही है, लेकिन ये एनर्जी है इसके अंदर ना, कार्य करने की क्षमता है ना, इसलिए एनर्जी है। तो ये विंड एनर्जी असल में क्या है फोर्स है, और आगे बढ़ रहा है, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है। तो वर्क डन बराबर फोर्स ऑफ विंड एनर्जी मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट एस बराबर वर्क डन, यानी वर्क बराबर हो गया, ये वर्क हो रहा ना, सीधी सी बात है, तो वर्क हो रहा है ये। ठीक है, यानी a cell which moving in due to wind energy is doing work, वर्क हमने निकाल के दिखाया आपको।
शायद हो गया कि और भी है, शायद ये है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। ये क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2? ये कह रहा है कि an object at certain angle to the ground moves in a curved path and falls back to ground। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो अब आप देखो इसका डायग्राम देखो, ये एक हॉरिजॉन्टल, अरे यार तो ये कभी कभी तो ये आपका ये बन रहा है, ये ग्राउंड है मान लिया, है ना, ग्राउंड है ना, ये ग्राउंड है। चलो इसको थोड़ा और पास में कर लें, फिर दिखेगा नहीं। देखो पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। एन ऑब्जेक्ट एट सर्टेन एंगल टू द ग्राउंड मूव्स इन अ कर्व पाथ एंड फॉल्स बैक टू द ग्राउंड। तो आप ये देखो, चलो यही देखते हैं। अब देखो, हमने किसी वस्तु को यहां से जोर से धक्का दिया, बहुत फेंका इसको, किस एंगल से, किसी एंगल से फेंका, थीटा बराबर मान लो 60 डिग्री पे एक किसी चीज को फेंक दिया, और इसकी वेलोसिटी u है पहले से, है ना। जब इसको फेंका हमने तो ये ऐसे जाएगा, ऐसे, और ये ऐसे गिरेगा कहीं, ऐसे ऐसे गिरेगा, ये टेढ़ा मेढ़ा चलेगा उस वक्त, ठीक है। तो देखो ऐसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है ना, और यहाँ गिर रहा है। देखो ए से आपने इसको थ्रो किया है, और बी पर ये रिटर्न बैक हो गया, यहाँ पर आके गिरेगा ये ऐसे। ये आपने कोई चीज इसको फेंकी, मान लो यहाँ पर कोई भारी बॉल फेंकी, तो ये ऐसे गई, फिर ये ऐसे गई, ये इसकी ट्रेजेक्ट्री है, यानी जिस पाथ पे चल रही है ऐसे, फिर यहाँ आएगी, फिर यहाँ आएगी, फिर यहाँ आएगी, फिर यहाँ आएगी, फिर यहाँ की गिर जाएगी। अच्छा अब आप ये देखो, द इनिशियल एंड द फाइनल पॉइंट्स ऑफ द पाथ ऑफ द ऑब्जेक्ट लाई ऑन द सेम हॉरिजॉन्टल लाइन। देखो इनिशियल का मतलब शुरुआत, ये है शुरुआत, ये इनिशियल पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट। यार क्या है इसमें, हाँ देखो ये इनिशियल पॉइंट है, ये वाला, और ये फाइनल पॉइंट है, दिख रहा हो तो, है ना। ब्लैक देखते हैं, ब्लैक वाला चल जाए, ये देखो ये फाइनल है और ये इनिशियल है, ये बी फाइनल है, ठीक है। तो ये फाइनल पॉइंट है और इनिशियल। अब आप ये बताओ, आपने इसको फेंका जब, तो डिस्प्लेस, ये शुरुआत का डिस्प्लेसमेंट का जो इनिशियल पॉइंट, तो ये है फाइनल पॉइंट, ये है एक ही। देखो हॉरिजॉन्टल, देखो यहाँ का इनिशियल एंड द फाइनल पॉइंट्स ऑन द पाथ ऑफ द ऑब्जेक्ट लाइज ऑन द सेम हॉरिजॉन्टल लाइन। देखो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है जो अभी हमने खींचा है, इसी को बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। अब ये बताओ कि हॉरिजॉन्टल लाइन आपने इसको फेंका जब, तो ये असल में अपने रास्ते से धीरे धीरे ऐसे चलता हुआ फिर जमीन पे गिर गया। तब आप ये बताओ, आपका जो डिस्प्लेसमेंट जमीन से ए पर पॉइंट पर है, तो ऐसे जब चला तो देखो यहाँ डिस्प्लेसमेंट इतना है, यहाँ डिस्प्लेसमेंट इतना है, फिर डिस्प्लेसमेंट ही है, जमीन से देखो इतनी ऊंचाई पर है, फिर ये यहाँ इतनी ऊंचाई पर आ गया, फिर ये इतनी ऊंचाई पर आ गया, फिर ये इतनी ऊंचाई पर आ गया, फिर ये ऐसे ऊंचाई कम होती रही, फिर यहाँ कम होती रही, और यहाँ भी कम होती रही, तो यहाँ तो जीरो हो गई। तो यानी कहने मतलब इनिशियल पॉइंट से जो आप फेंका था इसको, और उसी इनिशियल पॉइंट की लाइन पर आके गिर गया, तो डिस्प्लेसमेंट को क्या होता है, इनिशियल पॉइंट डिफरेंट डिस्टेंस बिटवीन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट कौन सा है, ये डिस्टेंस नहीं है, आप ध्यान रखिए, डिस्टेंस तो ये है, ऊपर आपने फेंका था तो डिस्टेंस आपका देखो वहीं फिर आके गिर गई। कोई वस्तु अगर आप ऊपर फेंकते हो फिर वापस आके गिरती है, डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हो गया ना। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, सीधे जीरो हो गया, ये डिस्प्लेसमेंट बराबर जीरो। तो वर्क डन बराबर देखो क्या होगा, वर्क डन बराबर एफ मल्टीप्लाई एस की जगह जीरो और मल्टीप्लाई कॉस थीटा, तो जीरो हो गया वर्क डन। तो इसमें वर्क डन जीरो का, वर्क डन बाय द ग्रेविटी, तो ग्रेविटी तो नीचे लग रही ना, लेकिन ग्रेविटी से मतलब ही नहीं है जब डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हो रहा इसका। देखो शायद तुम लोग अगर ये सोचते हो कि ऐसे बोल दिया, देखो इसका मतलब ये है, मैं ये कह रहा हूं
कि देखो डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रहा है, देखो ये ऐसे डिस्प्लेसमेंट देखो यही वस्तु ये इसी लाइन पर है, कहीं भी फ्री हो, और फोर्स नीचे की तरफ W लग रहा है, यानी डिस्प्लेसमेंट तो हुआ ही नहीं है, यही फिर आ गया ना। तो इनिशियल से टर्मिनल पॉइंट पे हमेशा जिस स्थान से चला था उसी स्थान पे आ गया, तो यानी डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हो गया। अब फोर्स ग्रेविटी का नीचे लग रहा है, तो वर्क डन क्या होगा, एफ एस ये होता है, और कॉस, तो कॉस की बात ही नहीं करते, हम फोर्स की बात कर रहे हैं, तो फोर्स होता है mg, और एस क्या है, जीरो, और कॉस थीटा, तो क्या हो जाएगा, वर्क डन जीरो हो जाएगा, तो वर्क डन तो नहीं होगा ना, हमने कर दिया है। अब देखो एक वीडियो और बना देंगे, पूरा क्वेश्चन समझा देंगे, ठीक है। तो अगर आप लोग वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसको शेयर कर सकते हैं, और लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, और इसी तरह से आपको वीडियो बना के देते रहेंगे। देखो वीडियो बनाना मेरी हॉबी है, इंटरेस्ट है मुझको, इसलिए बनाता हूँ। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक भी कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, और इसको शेयर भी कर सकते हो, दूसरे स्टूडेंट भी पढ़ सकते हैं। और जो भी हमारे अंदर कमियां होंगी, अभी मैं हो सकता है कि और भी कोई इनको मतलब बहुत सारी चीज़ करूँगा, लेकिन हमें सिखाना है। तो आपको समझ में आ गया होगा थे। तो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी, एंड hope so that we will meet recent very soon in next video, and that would be the last video for the work energy and power. Thank you very much.